नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत में अगला टॉपिक। और वो अगला टॉपिक क्या है? वो अगला टॉपिक है कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप। अब आपको वार्तालाप यानी बातचीत, ठीक है। कन्वर्सेशन अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्सेशन, हिंदी में कहते हैं बातचीत या वार्तालाप, ठीक है। तो अभी तक जो कुछ हमने संस्कृत में पढ़ा, अभी हमने वर्ण देख लिए, वर्णमाला अपनी समझ ली, ठीक है। वर्णमाला में हलंत और अजंत, ये दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, ये हमने समझ लिया। उसके अलावा हमने स्वर देख लिए, स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो हमारी इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। अब जब आप वर्ण के बारे में जान गए, आप स्वर के बारे में जान गए, किस तरीके से आवाज निकलती है, किस वर्ण की क्या आवाज है, स्वर के साथ जब कोई हलंत जुड़ता है तो उसकी आवाज क्या होती है, और अगर हलंत के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ता तो उसकी आवाज क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। और उसके बाद जब हमने हलंत और अजंत के बारे में सीख लिया था, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिसाइटेशन सीखा। किसका? हमने रिसाइटेशन सीखा था शिव तांडव स्तोत्र का, ठीक है। तो शिव तांडव स्तोत्र जो है ये काफी अच्छा, और थोड़ा सा इसके जो संस्कृत में जो जो इसके श्लोक हैं ये आसान नहीं है। थोड़ा इनमें शुरुआत में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप संस्कृत में नए हैं तो दिक्कत होती है आपको उनको समझने में, बेसिकली उनको बोलने में, कि कैसे बोला जाए ये समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हमने हलंत और अजंत के माध्यम से ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी सुविधा के अनुसार पूरे जो बड़े बड़े श्लोक होते हैं उनको छोटे छोटे शब्दांशों में कैसे तोड़ सकते हैं। एक बार मैं आपको ये बता दूं फिर से कि जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, जो मैंने अपनी तरफ से बताया कि हलंत पे या अजंत पे हम चीजों को तोड़ते हैं छोटे छोटे शब्दांशों में, ये कोई घोषित सूत्र नहीं है। मुझे जैसे आसान लगा मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। कोई ऐसा ना करे कि हाँ ये पता नहीं गलत पढ़ा रहा है, या ऐसा कोई आरोप ना लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। बात गलत पढ़ाने की नहीं है, वो मुझे जिस तरीके से आसान लगा उस तरीके से वो तरीका मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। वो तरीका शेयर कर दिया ताकि आप जो है अंदाजा लगा सकें कि इसी तरीके से और भी तरीके निकाले जा सकते हैं, और भी तरीके से हम संस्कृत को पढ़ सकते हैं। जो बड़े बड़े श्लोक हैं, बड़े बड़े श्लोकों को छोटे छोटे शब्दांशों में कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके बारे में आप खुद से विचार कर सकें और ये समझ सकें कि इतना मुश्किल नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिस है, सब कुछ अभ्यास है। जब आप अभ्यास कर पाएंगे तो उसके बाद आप इन चीजों को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब जब इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, शिव तांडव स्तोत्र भी हमने रिसाइट करना देख लिया। आप शिव तांडव स्तोत्र को रिसाइट करना जरूर सीखिए, इसको छोड़िएगा नहीं। आप शिव तांडव स्तोत्र को भले ही बार बार आप उन वीडियोस को देखें, आप जरूर देखें उन वीडियोस को, और बिल्कुल वो सारे के सारे श्लोक जो हमने डिस्कस किए हैं उनको लिख लिख करके सीखें, उनको रिसाइट करना सीखें। क्योंकि अगर आप उनको रिसाइट करना सीख जाते हैं तो यू नेवर नो कि आपको जो है कौन कौन सी चीजें संस्कृत में समझ में आ चुकी होंगी। मतलब आपको किस तरीके से चीज़ों को बोलना है, जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनको कैसे बोलना है, ये इन चीज़ों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कितना आसान आपके लिए हो जाएगा एक बार अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को सीख जाते हैं। और जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संस्कृत में या जो आप सिखाना चाहते हैं, श्लोक सिखाना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से शिव तांडव स्तोत्र धीरे धीरे ही सही लेकिन सिखाना शुरू कीजिए। उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए। जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में कॉन्फिडेंस की, या जो बोलने की प्रॉब्लम होती है, जो हकलाने की जो समस्या होती है, अगर बच्चों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये बात आप निश्चित रूप से जानिए कि अगर शिव तांडव स्तोत्र अगर आपने उसे पढ़ना सिखा दिया, आपने उसे बता दिया कि आप इस शिव तांडव स्तोत्र को ऐसे पढ़ो, ऐसे सीखो, ऐसे बोलना शुरू करो, और अगर उसने सीख लिया इस चीज़ को, तो निश्चित रूप से आप, अगर आपके बच्चे में भगवान न करे अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप देखेंगे कि उसकी ये समस्या धीरे धीरे करके जा रही है और एक दिन ये पूरी तरीके से चली जाएगी। शिव तांडव स्तोत्र आप निश्चित रूप से इसका पाठ कीजिए। आज जो है श्रावण का पहला सोमवार है, और भगवान शिव को साक्षी मान करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, अगर आपने एक बार इस शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना सीख लिया, इसको रिसाइट करना सीख लिया। तो आइए अब देखते हैं, जब हम वर्णमाला समझ चुके हैं, बोलना समझ चुके हैं, कैसे बोला जाता है, वर्णमाला के बारे में समझ चुके हैं, वर्णों को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो शब्द बनते हैं, कैसे हम शब्दों को रिसाइट करते हैं, ये सब सीख चुके हैं। तो अब हम वार्तालाप की ओर चलते हैं, कन्वर्सेशन की ओर। किस तरह से बातचीत होगी, क्योंकि जो कुछ है वो बातचीत ही है।
वर्णमाला क्यों सीखी हमने? क्योंकि किसी भी भाषा की वर्णमाला हम क्यों सीखते हैं? ताकि उस वर्णमाला को समझ करके हम ये समझ सकें कि किस तरीके से हमें अपनी बात उस भाषा में कन्वे करनी है, कैसे अपनी बात उस भाषा में कहनी है। ठीक है? अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ कहना है या कुछ भी लिखना है किसी के बारे में, तो हम कैसे कहते हैं, क्या लिखते हैं? ठीक है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो खाना खा रहा है, ठीक है? हम कहते हैं वह खाना खा रहा है। ठीक है? ये स्टेटमेंट हमने बोल दिया। अब जब ये स्टेटमेंट हमने बोला, सपोज मैंने बोला, ठीक है? तो जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, किसी के बारे में बोल रहा हूं और किसी से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां 3 लोग इन्वॉल्व होंगे ही। पहला कौन होगा? जो खाना खा रहा है। ठीक है? पहला ये हो गया। दूसरा कौन हो गया? जो इस बात को बता रहा है, यानी मैं। ठीक है? मैं स्वयं। ठीक है? मैं जो है दूसरा आदमी हो गया। और तीसरा पर्सन कौन है? तीसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? जिसको मैं बता रहा हूं, जिसे बता रहा हूं। ये बात मैं हवा में तो कह नहीं रहा हूं, किसी को बता रहा हूं कि वह खाना खा रहा है। ठीक है? तो 3 लोग हो गए। एक तो वो जो खाना खा रहा है, एक वो जो चुगली कर रहा है यानी मैं, कि भाई वो खाना खा रहा है। ठीक है? तीसरा वो जिसे मैं बता रहा हूं कि भाई देख वो खाना खा रहा है। ठीक है? 3 लोग हैं, ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है? 3 लोग हैं। ये भाई साहब खाना खा रहे हैं। ठीक है? ये खाना खा रहे हैं। ये भाई साहब इनको बता रहे हैं, चुगली कर रहे हैं इनसे। ठीक है? कि ये जो है ना बंदा, ये खाना खा रहा है। ये बताने वाला हो गया, ये सुनने वाला हो गया। ठीक है? ये स्पीकर है, ये लिसनर है। ठीक है? ये बोलने वाला हो गया, ये सुनने वाला हो गया, ये काम करने वाला हो गया, यानी ये जो काम कर रहा है, डब्ल्यू से दिखा दिया, वर्क। ये अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो 3 लोग हो गए। एक वो जो चुगली लगा रहा है यानी बता रहा है, एक वो जिसको बताया जा रहा है, तीसरा वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक वो जो बता रहा है, दूसरा वो जिसको बता रहा है, तीसरा वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है? तो अब ये 3 लोग होते हैं। इन्हीं 3 लोगों को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से संस्कृत में इन्हें क्या कहा जाता है, वो हम समझेंगे। संस्कृत में इन्हें क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। ठीक है? पुरुष का मतलब एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष एक सामान्य शब्द है। इसको केवल ऐसे ना देखें कि हाँ, साहित्य में भी और भाषा में भी और व्याकरण में भी पक्षपात किया गया है। कुछ मूर्ख इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष का अर्थ है एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। वो व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तीनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। यानी जिसके बारे में मैं चुगली कर रहा हूं वो प्रथम पुरुष है। और जिसको बता रहा हूं वो कौन है? वो मध्यम पुरुष है। जिससे चुगली लगा रहा हूं कि देखो वो खाना खा रहा है, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, खाना खा रहा है, वो हो गया मध्यम पुरुष जिसको मैं बता रहा हूं। और मैं खुद क्या हो गया? मैं खुद जो चुगलखोर है वो उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है? तो ये 3 पुरुष होते हैं। आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा है ना, वही यही है और कुछ नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो यही है। ठीक है? तो ये आप पुरुष के बारे में आज इस वीडियो में समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पुरुष हैं संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में किस तरह से यहाँ पर जो एक्ट किया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, खाने का काम किया जा रहा है, ये जो खाने का काम है वर्तमान में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, भविष्य में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, भूतकाल में अगर हो चुका है तो क्या बोलेंगे। यानी जो टेंस होते हैं, अंग्रेजी में जो टेंस आपने पढ़े हैं वही टेंस, उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। तो वही काल अब हम समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और आपको संस्कृत समझ में आएगी। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जो संस्कृत की ग्रामर है उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो संस्कृत की ग्रामर को सीखे, समझे, तो आप निश्चित रूप से मेरी वीडियोस उसको दिखा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।